नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू। आप सभी को पता है पीवाईक्यू की सीरीज हमारी चली हुई है। हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज प्रश्नों को पीवाईक्यू को हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाली नई कविता से संबंधित पीवाईक्यू को करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है हर एक प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से होता रहे और परीक्षा में आप अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर सको। तो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से हम कर लेते हैं नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक थे, इनमें से नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये प्रश्न हमारा जो है, इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया था। टीजीटी परीक्षा 2009 के अंतर्गत पूछा गया। तो नई कविता के जो प्रवर्तक है वे अज्ञे जी माने जाते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा भाई, तो ध्यान रखना है, अज्ञे जी जो है नई कविता के प्रवर्तक रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं इस प्रश्न का। तो देख लेते हैं, नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नई कविता के जो प्रवर्तक है वे कौन माने जाते हैं? अज्ञे जी माने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी और जो है नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे जी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमारा पूछा गया है कि नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं, इनमें से नई कविता के प्रमुख लक्षण कौन से रहे हैं? तो ये आपको देखना है। केंद्रीय विद्यालय दिल्ली के अंतर्गत पीजीटी परीक्षा में 2015 में पूछा गया प्रश्न है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि जो है नई कविता का लक्षण है, प्रमुख लक्षण है, ऐसा माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई ए ही आपका आंसर होगा, क्योंकि अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण हमें नई कविता के अंतर्गत देखने को मिलता है। शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा हमें जो है कहाँ मिलती है, ये कहाँ देखने को मिलता है? ये प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, प्रगतिवाद का लक्षण रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकृति चित्रण और सौंदर्य जो बोध है, ये हमें छायावाद के अंतर्गत देखने को मिला था। ये आपको ध्यान रखना, छायावाद का लक्षण है या छायावाद की प्रवृत्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा हमारा अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण हमें नई कविता में मिलता है, नई कविता का प्रमुख लक्षण है अर्थात प्रवृत्ति है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ताकि घुमा फिरा कर भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से आप प्रश्नों का सही उत्तर दे सको। तो देख लेते हैं, नई कविता के दो तत्व प्रमुख है, कौन कौन से देख लेते हैं। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की हो या फिर एक समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या फिर निराशा की, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। और नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टिकोण के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब पर आरंभ हुआ? तो नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन आरंभ 1954 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, सन 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज से
नाम से जाना जाता है से हुआ और 1947 में अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया। प्रतीक नामक पत्रिका का प्रकाशन अज्ञे जी ने किया। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है अज्ञे ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो ध्यान रखना है प्रतीक नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन आरंभ किया। तब से मुक्ति बोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। ये भी पूछा जा सकता है मुझे पुकारती हुई पुकार मुक्ति बोध की प्रसिद्ध कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो आपको ध्यान रखना है प्रतीक पत्रिका में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। डैश दिया हुआ है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, अभी हमने देख लिया था 1954। दोबारा से रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो कई बार क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति हमने देख ली थी, बौद्धिकता का प्राधान्य रहा है, यथार्थवाद के प्रति आग्रह भी रहा है, कुंठा निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी उपयुक्त। सभी जो ये यहाँ पर प्रवृत्तियां दी गई है सभी नई कविता के अंतर्गत हमें देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद के प्रति आग्रह, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, तथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुखता, मानवता की नई परिभाषा आदि हमें नई कविता में देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें तो नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया। जैसे कि हमने देख ही लिया अज्ञे जी जो है नई कविता के प्रवर्तक माने गए हैं। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। लघु मानव की धारणा जो है नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता रही है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख प्यास और मानसिक आज की को लिए दिए उपेक्षित था। इस लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता को खोज खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है, तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता की प्रवृत्तियों की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशेषता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक दृष्टि है। अतः लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि नई कविता परंपरागत तिरस्कार है और नई कविता परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है, तो यहाँ पर कथन दे दिया गया है नई कविता से संबंधित, तो ये कथन पूछ लिया गया है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ध्यान रखना है नई कविता परंपरागत तिरस्कार हो, नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन जो है राजेंद्र यादव जी का है। आगे बढ़ते हैं नई कविता का एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कथन को। नई कविता परंपरा का तिरस्कार हो, नई परंपरा का विस्तार, तो ये कथन राजेंद्र यादव जी का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा भाई हिंदी गद्य साहित्य, जिसमें कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले हम करेंगे निबंध संबंधी PYQ। निबंध के जितने भी PYQ है उनको हम करते हुए आगे बढ़ेंगे, उनको हम जो है अपनी इस जो क्लास के अंतर्गत इस सीरीज के अंतर्गत करते हुए जो है आगे बढ़ते हुए सभी हिंदी गद्य साहित्य के सभी PYQ को हम करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं निबंध से। तो निबंध के भी कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे ताकि जो है जल्दी से जल्दी हमारी PYQ कंप्लीट हो जाए और फिर मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊं। अधिक से जितना अधिक प्रश्नों की आप रिवीजन करोगे उतना ही आप जो है
परीक्षा में अच्छा स्कोर प्राप्त करोगे। वीडियो पसंद आती है तो भैया आप लाइक अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे, और साथ में कमेंट करके भी बता दिया करो। तो देख लेते हैं निबंध, निबंध के PYQ। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है निबंध से संबंधित। तो देख लेते हैं, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल पूछा हुआ है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किस कवि से शुरू होता है या किस युग से शुरू होता है? तो आपको पता ही है, हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल है वो हमें शुक्ल युग से देखने को मिलता है। तो शुक्ल पूर्व के निबंध, शुक्ल युगीन निबंध और शुक्लोत्तर निबंध जो है हमें इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के पश्चात का निबंध लेखक परिचय, विवरण अथवा भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ वस्तु के मूल तत्व की शोध में प्रवृत्त हुआ, और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचन करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखक अधिकांशतः आलोचनात्मक निबंध लिखने की प्रवृत्त हुए, अर्थात वे पहले आलोचक है, बाद में निबंध लेखक। इसी कारण शुक्ल युग के निबंध प्रौढ़ व शक्ति संपन्न माने जाते हैं, और विकास की दृष्टि से यह युग शुक्ल युग यानी कि उत्कृष्ट काल है। विषय, शैली, स्वरूप, भाव तथा भाषा के विस्तार से इस युग में हिंदी निबंध का स्वर्णिम विकास हुआ। यानी कि कहने का मतलब है कि जो शुक्ल युग से ही जो है हिंदी निबंध का विकास जो है, विकास की दृष्टि से जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो जो उत्कर्ष काल माना जाता है हिंदी निबंध का, वो है हमारा शुक्ल युग। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है नामक निबंध के लेखक जो है आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। TGT परीक्षा 2010 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध संग्रह चिंतामणि, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है उसका क्या नाम है? चिंतामणि। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके 3 भाग हैं। चिंतामणि के प्रमुख निबंध पर चिंतामणि निबंध संग्रह है, उसमें प्रमुख निबंध कौन कौन से है ये आपको ध्यान रखना है। एक है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और कल्याणी, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। ये सभी जो है निबंध चिंतामणि में संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित अन्य निबंध मानस की धर्म भूमि, रसात्मक बोध की विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, अध्ययन आदि है। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर दोबारा से रिपीट हो गया है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? तो आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो गए हैं? तो अब तक जो है 3 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था चिंतामणि। आगे बढ़ते हैं, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 7। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम क्या है? भक्ति। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? कई बार ये पूछ लिया जाता है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये किस आचार्य से संबंधित है या किस आचार्य द्वारा लिखी गई निबंध का अंश है? तो ध्यान रखना है, शुक्ल के निबंध जो कि मानस की धर्म भूमि में लिखा गया है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्म भूमि में लिखा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म ब्रह्मा की सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी
असीमितता का जो आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये शुक्ल जी के निबंध मानस की धर्म भूमि में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना नामक निबंध संकलन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न। हाँ, आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुलोचना नामक जो है इनके द्वारा लिखा गया निबंध है, यानी कि भारतेंदु जी का निबंध है। आगे बढ़ते हैं। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? तो शब्दिता नामक जो निबंध है वो धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया। धर्मवीर भारती ने जो हेले पर हिमालय, पश्चिमी शब्दिता आदि निबंध संग्रह का आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अशोक के फूल निबंध के किसके द्वारा रचित है? अशोक का फूल काफी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध रहा है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अशोक के फूल निबंध के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं? तो देख लेते हैं। कुटुच, विचार पर वह नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसके बाद है देवदास। देवदास, बसंत आ गया, वर्षा, धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। ये प्रमुख निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। इनको जब आप बार बार रिवीजन करोगे प्रश्न उत्तरों के माध्यम से तो आपको ये याद रहेंगे, ताकि परीक्षा में जब इनसे संबंधित कोई भी रचना परीक्षा में पूछी जाए तो आप जो है उनका सही आंसर दे सको। इसलिए तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी के साथ हम जो है तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप जो है परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्नों को सही कर पाओ और जो है सफलता की ओर जो है आगे बढ़ते रहो। तो देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जो निबंध है उनके द्वारा, दिनकर जी द्वारा लिखे गए निबंध कौन कौन से है? ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग और संस्कृति के 4 अध्याय, क्षणता, श्रृंखला की कड़िया, अबला और शबला, साहित्यकार की आस्था आदि महादेवी के निबंध संग्रह हैं। सॉरी भैया, एक सेकेंड। यहाँ पर दिया गया है यहाँ तक जो है ये निबंध जो है दिनकर जी द्वारा लिखे गए हैं। कौन कौन से? ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सभी निबंध जो है दिनकर जी द्वारा लिखे गए हैं। और क्षणदा, श्रृंखला की कड़िया, अबला और शबला, साहित्यकार की आस्था, ये सभी निबंध जो है महादेवी वर्मा जी के हैं। आप लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के, दिनकर के और महादेवी वर्मा के निबंध यहाँ पर पढ़े हैं। ये आपको परीक्षा में कोई ना कोई एक प्रश्न या एक रचना अवश्य ही देखने को मिलेंगे। काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और साथ ही आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताना है कि अर्धनारीश्वर जो है दिनकर के अलावा और किस लेखक द्वारा लिखी गई रचना है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो निबंध संबंधी आज की क्लास में हम केवल 10 प्रश्नों को ही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। फिर हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं से संबंधित सभी विधाओं के प्रश्नों को पीवाईक्यू को हम करते हुए इसी तरह अपनी सीरीज को आगे तक लेकर जाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।